नमस्कार। वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आज हम बात करेंगे यहाँ पर यूपीपीएससी के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं 2020 में जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर रैंक 1 हासिल करी है, मिस संचिता। वेलकम मैम। हाय, थैंक यू वेरी मच। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा आप बता सकते हैं। हाँ, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। यहाँ पे एक शहीद भगत सिंह नगर, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से रहने वाली हूँ। तो मेरी 10th तक की पढ़ाई यहीं पर ही हुई थी। और उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल लिया था और मैं उसके लिए चंडीगढ़, हमारा जो स्टेट कैपिटल है, वहां पे गई थी। और फिर वहां पे जैसे सभी आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने भी वो स्टार्ट किया। तो आईआईटी तो मैं क्रैक नहीं कर पाई, बट हाँ, ए ट्रिपल के थ्रू मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग विद एमबीए डुअल डिग्री कोर्स था। वहाँ पढ़ाई की मैंने, और 2013 में मैं पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया था, बिकॉज मुझे वो करना नहीं था। बिकॉज जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है, उसी में मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे नहीं करना है। तो लेकिन देयर वाज अ लॉन्ग गैप। तो 2016 में मैंने मतलब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया, जिसके लिए मैं दिल्ली गई थी। और फिर 3 साल मुझे अभी लग गए प्रिपेयर करते करते। तो मैम, जैसे आपने अभी बताया कि आपने नॉन मेडिकल बैकग्राउंड लिया था एंड आफ्टर दैट यू चोज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, है ना। आपने ये डिसीजन आपने किस बेसिस पे लिया, क्या थोड़ा सा आप इसमें और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं सो दैट हमारे जो लर्नर्स अभी डिसाइड कर रहे हैं उनको हेल्प मिलता है। हम्म। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि बचपन में कभी हमारे जो टीचर थे, प्रिंसिपल सर थे मेरे, वो बहुत ज्यादा ये कहते थे कि जो बच्चे लाइक दे शुड कम फॉरवर्ड फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं वो ना ऐसी बातें बोलते रहते थे, कुछ सोशल एग्जाम्पल्स देते रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में थी वो बातें बहुत ज्यादा। तो बट फिर ऐसा होता है ना कि जब जो हर कोई उस टाइम पे काफी वेव चली हुई थी, इंजीनियरिंग करनी, तो समवेयर यू लूज ट्रैक ऑफ योर व्हाट यू एक्चुअली वांट। तो आप भी बस हाँ इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें चले गए। तो वहां पे जाकर जब मेरा इंटर्नशिप, आई रिमेम्बर, मेरा था, तो वहां पे दिल्ली में गई थी मैं। तो वहां पे ना आपको पूरा दिन लैपटॉप के आगे एक बहुत अच्छे कमरे में एसी चला हुआ है, वहां पे बिठा देंगे। तो ऑल डे यू हैव टू डू वर्क देयर। तो एंड यू फील दैट यू आर वेरी डिस्कनेक्टेड विद द रियलिटी। आई स्टिल रिमेम्बर उस बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे बच्चे ईंट बजरी से खेल रहे हैं, बहुत बुरी हालत में। एंड वो कंस्ट्रक्शन साइट भी था, मतलब एक्चुअली पास में। तो मैं लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम आउट ऑफ दैट बिल्डिंग, मुझे बहुत बुरा लगता था कि देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन व्हाट आई एम डूइंग, एंड एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रहा था। तो मतलब मुझे ये नहीं पता था 2013 के बाद कि मुझे करना क्या है, बट मुझे ये श्योरिटी थी कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है जिसमें व्हाट लाइक मैं जहाँ पे आकर बैठ रही हूँ दिल्ली में और ये सब काम कर रही हूँ। तो दैट वाज द, आई थिंक, द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी नॉट टू गो टूवर्ड्स वेरी lucrative जो सेक्टर था मेरा, केमिकल इंजीनियरिंग का। तो वो एक फोर्स था कि मुझे सिविल सर्विस या सोशल सर्विस, पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है। ओके। सो मैम, जैसे जब आपने डिसाइड करा, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल था उस टाइम पे, केमिकल जैसे। हम्म। अभी जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी सिविल सर्विस की, उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स आपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो पहली बार भी पढ़ रहे होंगे आप, तो वहां पे क्या मतलब आया था कि क्या परेशानी थी और उसको आपने कोप अप कैसे करा था। परेशानी तो बहुत ज्यादा थी। मतलब मैं अगर आपको बताऊंगी कि मतलब मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन खुद किया है। लाइक आई डिड नॉट गेट वेरी, एक होता है ना कि गाइडेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा हो, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया एक एक साल का जो लेते हैं, तो वो मुझे खुद पढ़ना था। तो मुझे याद है मैंने जब एनसीईआरटी खरीदी मार्केट से जाकर, तो वहां पे डेमोक्रेसी वर्ड्स लिखे हुए हैं, पार्लियामेंट और फेडरलिज्म, मुझे वो समझ नहीं आते थे। मतलब पढ़ भी लेती थी दो दो बार। मतलब एक होता है ना, यू डोंट गेट होल्ड ऑफ दोज टर्म्स। बार बार पढ़ने के बाद, मतलब दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड, दैट आई डिडंट इवन नो कि व्हाट इज एक्चुअली दिस होल पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। वो सिर्फ वर्ड्स थे मेरे लिए। तो बहुत डिफिकल्टी आई थी, और वो भी तब व्हेन यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, जब आपको सारा का सारा, यू जस्ट डील विद मैथमेटिक्स और नंबर्स के साथ आप करते हो इंजीनियरिंग में, तो एकदम से आप ह्यूमैनिटीज में, सोसाइटी के बारे में पता ही नहीं था कि हमारी सोसाइटी में एक्चुअली इतना सब
प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी कितनी बुरी हालत लगी पड़ी है, बिकॉज वी आर ऑलवेज इनटू दैट कि पैकेज मिल रहा है, बस इतने लाख का पैकेज मिलेगा, हमारी लाइफ सॉर्टेड है। तो वो वहां से लाइक आई हैड टू पिक अप थिंग एक्चुअली। दैट वाज ग्रेट मैम। मैम थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम डीप में जाते हैं कि अगर प्रीलिम्स की जैसे मैं तैयारी करता हूँ अभी, तो जैसे यूपीपीएससी और यूपीएससी आप उन दोनों की तैयारी कर रहे थे, अब सेम सिमिलर पैटर्न पे था। तो जैसे प्रीलिम्स के अगर आप फोकस करते हो तो उसमें क्या आपका मतलब जैसे बच्चों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, अगर आप कुछ बता पाएँ कि क्या उन्हें किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए, जैसे मतलब हम्म। या इन्वायरमेंट के अंदर उन्हें किस तरीके से या करंट अफेयर्स किस तरह डील करने चाहिए जिससे कि उनको हेल्प मिले अपने स्कोर इंक्रीज करने में। हम्म। तो देखो इसमें बिकॉज जैसे आपने बोला कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का बहुत ज्यादा अब सिलेबस ओवरलैपिंग है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। एक तो ये कि अभी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपी में पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि उसका पैटर्न अभी भी वैसा नहीं है दैट एनालिटिकल जो यूपीएससी का है। तो ये दो मेजर पैरामीटर्स हैं जहां पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस थोड़े डिफरेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंटेंट पढ़ना है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। सो द फाइट नाउ बॉइल्स डाउन ओनली टू वो जो एक्स्ट्रा चीज है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक बुक्स तो आप पढ़ ही लोगे, यूपीएससी में जो आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, वो लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इकोनॉमी पढ़ना है, तो इकोनॉमी के लिए जो कुछ कुछ नोट्स आपके श्री राम के रहते हैं या मृणाल सर की वीडियोस हैं, आप उनको देख। मैंने मृणाल सर को बहुत अच्छे से फॉलो किया था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया था, तो इकोनॉमी वहां से किया। तो मतलब ऐसे करते करते आप चलिए। फिर उसके बाद जो तीसरा पिलर जहां पे यूपीपीसीएस डिफरेंट है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो यूपीएससी है वही आपका बेस वही रहने वाला है कि जो मंथली मैगजीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट की लेते हैं आप वो पकड़ लो। लेकिन उसके अलावा आपको यूपी के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा और आपको एफर्ट लगाना है, जिसमें आपको एक घटना चक्र करके बुक आती है, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स में आपको वहां का बजट पढ़ना है, प्लानिंग जो इकोनॉमी सर्वे इकोनॉमिक सर्वे वो पढ़ना है, स्कीम्स जो यूपी की है वो अलग से पढ़नी है। और इसके अलावा जो यूपी में जो करंट चल रहा है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सेटअप है उसके बारे में अलग से पढ़ना है। तो व्हाट आई वुड से कि जो मैंने किया था वो ये था कि घटना चक्र पढ़ी, हम 4-5 लोग बैठते थे तो पढ़ लेते थे वो बैठकर डिवाइड करके। ई दृष्टि करके बुक की, उसमें भी जो हमें लगा कि जो हमारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है वो कर लिए। और फिर उसके बाद अरिहंत की एक नो योर स्टेट करके बुक आती है, तो उसमें जो चीजें रह गई वो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है यूपी का, तो वो पढ़ लेते थे हम। तो ये तो मतलब एक बहुत ब्रॉडर ओवरव्यू मैंने दिया। अगर इफ यू वांट कि मैं थोड़ा और डिटेल में डेल्व करूं, तो उसमें ये था कि साइंस एंड टेक एक पोर्शन है जो आपका यूपी में थोड़ा अलग से आता है। तो उसमें दो कंपोनेंट्स आप ले सकते हो, एक तो बेसिक साइंसेस होता है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहता है। और यूपी में अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो आपको लगेगा कि फेयर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो इसको मैंने लूसेंट से किया था। और हम क्या करते थे, सब फ्रेंड्स बैठते थे तो कुछ कुछ जिसका जो जो टॉप पॉइंट वीक जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट था वो पढ़ा देता था। तो ऐसे करके बहुत जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज हो जाती थी। और फिर उसके बाद जो ये तो आपका बेसिक साइंस है, उसके ऊपर जो करंट साइंस जो चल रहा है जैसे 5G 4G की टेक्नोलॉजी हो गया, या जो भी स्टेम सेल्स जो भी चल रहा है, इसको करने के लिए जो आपका जो इनका मंथली मैगजीन आता है या पीटी 365 कुछ भी आता है, आप उसमें से वो कर सकते हैं वो वाला पार्ट, ठीक है। और फिर आपका आता है ज्योग्राफी। अच्छा, एक और बात जो मैं इसमें बताना चाहूंगी ना, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो प्रेपरेशन है उसको करने से पहले आई थिंक जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए ना वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करते हो, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अहेड विद द एग्जाम। तो आप एनालाइज करो, आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मैप अपने कमरे में पेस्ट कीजिए, आप ये देखिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप बार बार वहां पे जैसे कंट्रीज हैं, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, तो आप वो मार्क करते जाइए अपने मैप पे जो अपने रूम पे लगाया हुआ है। और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो कैपिटल है या कंट्रीज की कैपिटल्स है, वो दूसरे से पूछते जाइए।
तो आई थिंक मैपिंग ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह ना फिल्म्स के लिए कुछ कुछ घटना चक्र की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उन्होंने टॉपिक वाइज सॉर्ट आउट किया हुआ है। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को। और ये नहीं कि बहुत घुसकर पढ़ना है, यू जस्ट हैव टू टेक कि अच्छा हाँ ये टॉपिक्स करने हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। और जस्ट यू हैव टू जस्ट स्किम थ्रू द थिंग कि अच्छा ये इसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए तो मुझे ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो ऐसे करते करते आई थिंक आपकी चीजें कवर होती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा लूसेंट की भी बुक आती है, जो लूसेंट की बुक है उसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी है। तो आप उसमें भी फैक्ट्स फैक्ट्स आप जस्ट यू कैन जस्ट स्किम थ्रू कि अच्छा ये वाले कॉन्टिनेंट की डीपेस्ट साइट ये है, हाईएस्ट साइट ये है। तो ऐसा करके जो फैक्ट्स हैं वो वहां से प्रिपेयर होते जाएंगे। बट नेवरदलेस आपको जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी के लिए फिजिक्स ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी, उसके ऊपर करनी है ये चीजें। मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ यू आर सेइंग ना कि मतलब पहले आप ये कर लो बाद में, बेसिक्स आपके कवर होंगे तब यू हैव टू बिल्ड ओवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो उसके बाद आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम करना है। फिर आपका एंशियंट और मिडिएवल है, उसके लिए आपका आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा है। और उसी तरह उसमें भी लूसेंट की जो बुक है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ना कुछ कुछ फैक्ट्स बनाए हुए हैं, टेबल दिए हुए हैं। तो वो टेबल्स आप दे आर वेरी हैंडी लाइक फॉर द लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन व्हेन यू हैव रेड एवरीथिंग, बट लास्ट मोमेंट पे आपको बस फैक्ट्स रिवाइज करने हैं। तो आई थिंक फैक्ट्स के लिए आप लूसेंट को रेफर कीजिए, बट बेसिक बुक्स आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए करने हैं। तो उसी तरह पॉलिटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत इज नो सब्स्टिट्यूट, तो आपको वो करना है। बट उसके ऊपर जो घटना चक्र की वही प्रीवियस क्वेश्चन बुकलेट आता है, आप उसको कीजिए। इकोनॉमी के लिए कॉन्सेप्ट के लिए तो आप वो रेफर कीजिए जो मृणाल सर की वीडियोस है या श्रीराम, वॉट एवर सोर्स यू हैव। बट ओवर एंड अबव उसके लिए करंट अफेयर्स को वो करने के लिए आप पीटी 365 विजन आईएएस का कर सकते हैं, या विच एवर सोर्स यू आर रेफरिंग टू। तो ऐसे करते करते आई थिंक आप अपने सब्जेक्ट उठाओ। सब्जेक्ट से पहले आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप उसको एनालाइज करो। फिर आप अपने टॉप जो बेसिक बुक्स है उसको कवर करो। तीसरे लेग में आप फैक्ट्स बेस्ड प्रेपरेशन करो। फिर चौथे में अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए घटना चक्र वाली बुक जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। और फिफ्थ लेग में आप करंट अफेयर्स के साथ डील कर सकते हैं, सो टू से फॉर द प्रीलिम्स प्रेपरेशन। So I think this is how I but एक और चीज पे कहना चाहूंगी कि मैंने ये सब चीजें यूपी से जस्ट पहले नहीं की थी। मैं 2019 में जो अटेम्प्ट दिया था पहला, दिसंबर 2019 में, मैंने ये सब चीजें तब की थी। और इस बार तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था बिकॉज आई वाज राइटिंग फॉर यूपीएससी का एग्जाम। तो मेरी जो प्रेपरेशन सारी की सारी यूपीएससी की ही थी। जो मैंने ओवर एंड अबव मैंने यूपी के टाइम सिर्फ जो प्रीलिम्स था उसमें सिर्फ साइंस वाला पोर्शन अलग से पढ़ा था। बट जो ये वाली सब चीजें थी मैंने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में कर लिया था 2019 वाले में। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लर्नर्स के लिए। आपने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स और डीप इंसाइट्स दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड लर्नर्स कमेंट कर सकते हैं अगर उनको कुछ और भी जो है अगर जानना है। मैम विल बी विद अस, आपके क्वेश्चंस के आंसर हमें करेंगी। एंड वी विल मेक होपफुली अनदर वीडियो, और मे बी जो है कोर्सेज हम उनसे करवाएंगे इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर ऑल्सो। तो मैम अभी आपकी बात जो काफ़ी अच्छी लगी थी कि अभी जो आप कर रहे हैं कि अपने आप बेसिक्स अपने क्लियर करके चलो, तब आप उसके बाद एक्स्ट्रा पे आप जा सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये ज्यादा सही रहेगा। एंड एक और बात, अभी मेरे जैसे अभी करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, कोरोना है अभी, एग्जाम प्रीलिम्स हमारा प्लान्ड है, बट द थिंग इज कि उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि वो उसी टाइम पे होगा या नहीं होगा। आपने 2020 का प्रीलिम्स दिया है, वो भी सिमिलर यही केस से ही गया था कि वो सर्टेनिटी में नहीं था और वो पोस्टपोन होता गया, और फिर एक बार अक्टूबर में जाके हो गया। तो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस आए, या फिर आपने क्या माइंडसेट किया उस टाइम पे कि वो जो है आप उसको कोप अप कर पाए? देखो उसमें मैंने ऐसे किया था कि मैं अपना उस टाइम पे ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही थी। बिकॉज मुझे ये पता लाइक आई हैड एन इंस्टिंक्ट फीलिंग, बहुत गट फीलिंग था कि एग्जाम जून में तो नहीं होगा। आई थिंक उस टाइम पे 18 जून या मतलब 4 जून कुछ 31 मई को था, सॉरी, लास्ट ईयर जो होना था। बट मतलब मुझे समहाउ आई वाज हैविंग गट फीलिंग कि 31 मई को नहीं होगा। तो मैंने क्या किया था ना, दो इट वाज अ वेरी रिस्की गेम, मैंने अपनी पीटी की प्रेपरेशन ही नहीं स्टार्ट की थी। बस थोड़ा थोड़ा प्रेपरेशन कर रही थी मैं।
तो मैंने मार्च, ऑल्दो कायदे से मुझे मार्च में अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, कीपिंग द फैक्ट कि मई में एग्जाम था, बट मैंने नहीं किया। मैंने उस टाइम पे अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करती रही, और क्योंकि मेरे ऑप्शनल पे मार्क्स कम आ रहे थे कुछ पिछले कुछ सालों से, तो मैंने ऑप्शनल को प्रिपेयर किया, और क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था तो उसमें मुझे ज्यादा इनपुट देना था, तो मैंने 2 महीने वहां पे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। और 2 महीने में जब मुझे लगा कि थोड़ा ठीक है, बेटर सिचुएशन में एटलीस्ट ऑप्शनल आ गया है, फिर मैंने अपना थोड़ा सा जीएस का मेंस वाला पोर्शन किया, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया। तो वो मैंने आई थिंक 20 दिन किया होगा, कि 20 दिन उसको दिए। तो एंडिंग आई थिंक ऐसे चलता गया। आई थिंक मैंने जुलाई जुलाई नहीं, जून के आसपास मैंने फिर अपनी पीटी की प्रेपरेशन जून जुलाई के आसपास स्टार्ट किया था, जुलाई 15 के आसपास। तो आई थिंक वो 2.5 महीने मतलब मुझे सफिशिएंट लगे कि हाँ अक्टूबर तक सफिशिएंटली हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर माय यूपीएससी लास्ट ईयर। तो अभी भी जैसे काफ़ी लर्नर्स हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रिपेयर करा होगा 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो जून में अभी प्लान्ड है, बट अभी पता नहीं है कि वो सर्टेनली उस दिन होगा या नहीं होगा एज द लॉकडाउन इज कमिंग अगेन। तो उस टाइम पे आप अभी क्या एक मतलब पर्टिकुलर 2-3 लाइन अगर आप उनके लिए स्ट्रेटेजी बता पाएँ कि अभी कैसे उन्हें माइंड सेट करना चाहिए कि वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करें इस टाइम पे? देखो ये बहुत ऑब्जेक्टिव है मेरे लिए, जस्ट ये बोलने की किस चीज की प्रेपरेशन करें, ये मतलब इट माइट बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव इफ आई टेल इट हम्म। ऑन बिहाफ ऑफ देम। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ना अपने लिए खुद डिसीजन लेना है कि किस चीज की प्रेपरेशन करनी चाहिए। देखो अभी लाइक इट इज कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको पीटी की प्रेपरेशन करनी चाहिए या मेंस की करनी चाहिए, बिकॉज द पॉइंट इज कभी कभी बच्चों का पीटी वीक होता है, मेंस में वो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको पीटी के लिए ज्यादा प्रेपरेशन का ड्यूरेशन चाहिए, और उनको कुछ कुछ पीटी के नुआंसेस होते हैं जो पता होने बहुत जरूरी है, समटाइम्स दे आर मिसिंग ऑन दैट, तो उनको क्या पता उस पे प्रिपरेशन मतलब उनको बहुत अच्छा टाइम है कि वो पीटी को अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले और उनका पीटी ना रुके, है ना। तो उन बच्चों के लिए तो आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिनका पीटी इसी कारण रुक रहा है कि उनको थोड़ा कम टाइम लग रहा है, मिल रहा है पीटी की प्रेपरेशन के लिए, तो आई थिंक वो प्रेपरेशन कर सकते हैं। और मेरे जैसे बंदे के लिए मुझे पीटी ज्यादा हर्डल नहीं लगता था, इसलिए मैं पीटी में बहुत ज्यादा वो नहीं रखती थी, जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम उसको एलोकेट करने में नहीं देती थी। तो ऐसे बच्चे जिनका पीटी अच्छा है तो आई थिंक उनको आंसर राइटिंग में जंप कर देना चाहिए मेंस के लिए, और अपना ऑप्शनल पे फोकस करना चाहिए, या अगर आपको लग रहा है आपके करंट अफेयर्स वीक है तो आप वो पढ़ सकते हो। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो किस पे वीक है, तो आप उस तरह से डिसीजन ले सकते हो। डेफिनेटली आई थिंक अभी जो है अपनी वीकनेस मतलब अभी टाइम उनको मिल जाएगा तो वीकनेस अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं और साइड बाय साइड जो उनका स्ट्रांग है उसे जस्ट वो साइड बाय साइड चला सकते हैं कि वो वीक ना हो। तो आई थिंक दैट विल बी द हम्म। बेस्ट ऑप्शन। बट अभी जैसे एग्जाम जैसे पोस्टपोन भी होता है तो करंट अफेयर्स पे किस तरीके का फर्क पड़ता है? जैसे हमारे यूपीपीएससी में अभी अगर जून तक आएगा तो वो पिछला अभी 6 मंथ के या जैसा भी हो करंट अफेयर्स लेंगे, बट अगर वो पोस्टपोन होता है तो उसके लिए क्या मतलब उनको 1 साल भर का पढ़ना चाहिए या फिर 6 महीने का पढ़ना चाहिए उसके जस्ट उसमें क्या रहेगा? आई थिंक उसके लिए तो जैसे जैसे पोस्टपोन होता जाएगा, लाइक यू कैन नॉट डू मच विद इट, यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स, मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू इट। और हाँ, जैसे अब अगर जून में नहीं होता और जून से थोड़ा और खिसक जाता है, तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द करंट अफेयर फॉर 1 ईयर। और इसके लिए बहुत ज्यादा फाइट नहीं है, देखो आपको यूपीएससी के लिए तो आप विजन की या कोई भी मंथली मैगजीन तो आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो आपका जो बेसिक है वो तो वहां से कवर हो रहा है, जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है। अब रही बात यूपी स्पेसिफिक के लिए, यूपी स्पेसिफिक के लिए जो ईयरली मैगजीन निकलती है और ज्यादा मोटी नहीं होती है, द बेस्ट पार्ट इज, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ईद दृष्टि करके बुक आती है, या घटना चक्र की जो एनुअल कंपाइलेशंस आती हैं, तो वो उतनी ही रहने वाली है, मतलब ये नहीं कि अगर थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो वो और मोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दे कीप ऑन लाइक बहुत और क्रिस्प करते जाते हैं अपनी मैगजीन को। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मैगजीन इज दैट कि ज्यादा डर नहीं लगता है वो पढ़कर। और बट हाँ ये है कि फैक्ट्स ज्यादा रहते हैं उसमें, तो इसलिए थोड़ा याद करना, बार बार पढ़ना पड़ता है उसको। तो आई थिंक उस चीज को कवर करने के लिए माय सजेशन इज दैट जितना एज फार एज पॉसिबल स्टूडेंट शुड
मेक अ वेरी गुड ग्रुप, जो होता है ना ग्रुप स्टडी होता है जिसमें 4-5 बच्चे बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, और आप मिलकर पढ़ रहे हो, यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग ईच अदर कि अच्छा यार ये वाला पॉइंट जो अभी पढ़ा था उसको बता, क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा। तो ऐसे करके वो चीजें याद होती रहती है और पता भी नहीं चलता, पूरी बुक रिवाइज हो जाती है ऐसे करते करते। तो आई थिंक एक स्मार्ट तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो आई थिंक हमने प्रीलिम्स के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अभी क्लियर करे हैं मैम के थ्रू। आई थिंक होप आप लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैम विल डेफिनेटली रिप्लाई इन हर नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके।